हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई कर रहे थे और ये है हमारा यूनिट 4 में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारा इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुक्रमणीकरण एवं सारंकरण सेवाएँ। ठीक है, इसको आज हम लोग अच्छे से करेंगे और दोस्तों यकीन मानिए इससे आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। काफ़ी ईजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये है आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। अगर हम लोग यूनिट 4 का बात करें तो ये देखिए, ये सारा का सारा आपका यूनिट 4 का क्या है टॉपिक है, जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस सोर्स, ई रिसोर्स, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, ट्रांसलेशन सर्विस और रेफरेंस सर्विस, फिर आपका ये सारा इधर। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने क्या क्या करवा दिया। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सूचना स्रोत क्या होता है, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, द्वितीयक स्रोत क्या होता है, तृतीयक स्रोत क्या होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। फिर मैंने आपको रेफरेंस सोर्स यानी संदर्भ सेवा को भी अच्छे से करवा दिया था। ई रिसोर्सेज को मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या होता है, कैसे लाइब्रेरी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे आपको प्रोवाइड करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज का जो हमारा वीडियो होने जा रहा है ये हमारा होने जा रहा है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज पे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। अगर किसी भी हमारे भाई बहन को यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको 12,000 MCQ का PDF भी मिलेगा। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। आपका कंप्लीट यूनिट वाइज नोट्स है, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और आपका एक क्रम वाइज नोट्स है, जिसमें ऐसा नहीं है ना जैसे बुक में क्या होता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और इस नोट्स में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होने ही चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इसका मतलब आप लाइब्रेरी साइंस का तैयारी नहीं कर रहे हो, एक तरह से आप पाप कर रहे हो। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस नोट्स को प्रीवियस ईयर जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है उसके आधार पर डिज़ाइन किया गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से किया गया, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी स्टूडेंट्स को क्विज़ ग्रुप में हमारे ज्वाइन करना है, जो आपका क्विज़ ग्रुप आपको हेल्प करता है रिवीजन के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस अगर आप एक बार पढ़ लियो और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ों को क्या होगा, आप चीज़ों को भूल जाओगे। इसी वजह से हमारा क्विज़ ग्रुप है। ये क्विज़ ग्रुप में मैं आपको क्विज़ 1 और क्विज़ 2 यानी 2 टाइम पे आपका क्विज़ होता है 50-50 मार्क्स का, यानी टोटल एक दिन में आपका 100 मार्क्स का क्विज़ होता है। ठीक है, एक मॉर्निंग में होता है और एक आपका इवनिंग में होता है। उसके बाद मैं आपको सेट प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ये सेट प्रैक्टिस जैसे रुक्मणी, क्राउन, एडिटोरिया, किरण यूथ पब्लिकेशन के बुक से करवा रहा हूँ, और जितना भी एग्ज़ाम में और भी मार्केट में किताब आएगा वो सारा का सारा भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊँगा। यानी टोटल मैं आपको 99 सेट करवा दूँगा। स्टेट एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपको 99 सेट करवाऊँगा। यानी अगर आप ये 99 सेट करके जाते हो तो एक तरह से कितने क्वेश्चन को करके जाओगे, तो इधर हो गया आपका कितना, इधर हो गया आपका 9900। ठीक है, और इधर आपका 100 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेट के एग्जाम तक चलेगा, तो लगभग आप 15 से 16,000 क्वेश्चन करके जाओगे। तो आप खुद बताओ, आपसे लाइब्रेरी साइंस का एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो अगर आप इस क्विज वाले ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 199 पे करना होगा। यानी अगर आप एक सेट का कीमत देखो तो आपका 2 रुपये से भी 2 रुपये के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ के लिए आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा इन्फॉर्मेशन, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और आज का हमारा क्लास का नाम क्या है, तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक का नाम है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। ये देखो आपका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज का मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी बना के लेके आया है, लेकिन मैं आपको पहले हर एक चीज़ को समझाऊंगा कि इंडेक्सिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, ताकि आपको ये चीज़ एकदम गहराई तक समझ में आ जाए। तो ये देखिए नोट्स बना हुआ है, लेकिन मैं ऐड कर लेता हूँ एक पेज, और जैसे जैसे मैं आप लोग को लिख लिख के पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है,
तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपका इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ जो आपका इंडेक्सिंग होता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे कि जो आपका इंडेक्सिंग है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में अनुक्रमणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग अनुक्रमणिका बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इंडेक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रमणिका बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि ये जो आपका इंडेक्सिंग शब्द है ये कहाँ से आया? ये जो आपका इंडेक्सिंग शब्द है ये कहाँ से आया? तो आप बोलोगे कि सर देखो, जो आपका इंडेक्सिंग है ये आपका लैटिन भाषा से आया। ये कहाँ से आया है? आपका लैटिन भाषा से है। और लैटिन भाषा में कौन से शब्द से आया? तो लैटिन भाषा में एक शब्द होता है जिसका नाम होता है इंडिकेप। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका नाम होता है इंडिकेप। तो जो आपका ये इंडेक्सिंग है ये कौन से भाषा से आया है? तो लैटिन भाषा से आया हुआ है। और लैटिन भाषा में कौन से शब्द से? तो आपका इंडिकेप से। और इंडिकेप का मतलब क्या होता है? तो इंडिकेप का मतलब होता है संकेत देना। क्या होता है दोस्तों? मतलब इसका मतलब होता है संकेत देना या आपका निर्देश देना। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए, एग्जामिनर कभी भी पूछेगा कि बताओ जो आपका इंडेक्सिंग है ये कौन से शब्द से आया है? तो आप बोलोगे लैटिन भाषा के इंडिकेप शब्द से आया है, जिसमें इंडिकेप का मतलब होता है संकेत देना या निर्देश देना। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ जो तुम्हारा इंडेक्सिंग होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में अनुक्रमणिका बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग जो है इसी को हम लोग इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने कितना बात बताया? हमने बोला कि जो आपका अनुक्रमणिका है ये किसका मतलब होता है? इंडेक्स में। इंडेक्स को अगर हम लोग हिंदी में समझे तो इंडेक्स का ही मतलब क्या होता है? अनुक्रमणिका होता है। और अनुक्रमणिका को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इंडेक्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम ये बात जानने की कोशिश किए कि ये जो आपका इंडेक्सिंग शब्द है ये कहाँ से आया है? तो हमको पता चला कि ये आपका लैटिन भाषा से आया है। कहाँ से आया? आपका लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में कौन सा शब्द? तो इंडिकेप से इसका शुरुआत हुआ है। और इंडिकेप का मतलब क्या होता है? संकेत देना या निर्देश देना। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया कि अनुक्रमणीकरण क्या है, इंडेक्सिंग क्या है। तो इंडेक्सिंग वो है जो आपका लैटिन भाषा के इंडिकेप शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है संकेत देना या आपका निर्देश देना। ठीक है, फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये इंडेक्स है क्या? आखिर ये इंडेक्स क्या है? तो आप बोलोगे कि जो आपका इंडेक्स होता है ये आपको जानकारियों को ढूंढने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये क्या करता है? आपको जानकारियों को ढूंढने में हेल्प करता है। जैसे दोस्तों जानकारियों को ढूंढने में कैसे हेल्प करता है? जैसे देखो, ये लाइब्रेरी साइंस का आपका किताब है। आप इसमें आप ये जानना चाहते हो, आपको मान के चलो एक टॉपिक पढ़ रहे हो ILA, आप पढ़ रहे हो ILA के बारे में, एजलिक के बारे में, आइटलिस के बारे में। तो आपके पास 700 पेज का एक किताब है। तो 700 पेज में अगर आप पूरा ढूंढने लगोगे तो आपका क्या होगा? आपका बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप कहाँ पे जाते हो? आप इंडेक्स पेज पे जाते हो और आप देख लेते हो कि अच्छा हमको क्या पढ़ना है, अभी ILA के बारे में पढ़ना है, हमको एजलिक के बारे में पढ़ना है, आइटलिस के बारे में पढ़ना है। तो ये जो आपका इंडेक्स होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये इंडेक्स में आपको देख लोगे, अच्छा ILA, आइजलिक, आइटलिस, और इसी पेज नंबर को आप खोल लोगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। लेकिन क्या बताओ, यहाँ पे आपको ILA के बारे में कोई जानकारी दिया गया है? आप बोलोगे नहीं सर। क्या यहाँ पे आइजलिक के बारे में कोई जानकारी दिया गया है? आप बोलोगे नहीं सर। यानी जो आपका इंडेक्स होता है ये आपको सूचना को ढूंढने में हेल्प करता है, सूचना का जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करता है, लेकिन इसमें कोई भी आपका उस सूचना से संबंधित डिटेल्ड में जानकारी नहीं होता है। आपको बस इंडेक्स में ये पता चलता है कि ये जो जानकारी है ये कौन से पेज पे है, कौन से पृष्ठ पे है। आपको इंडेक्स में बस ये बात पता चलता है कि ये जो सूचना हम ढूंढने जा रहे हैं ये सूचना कौन से पेज पे है। आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, उसका जानकारी उस पेज पे जाने के बाद ही मिलेगा। जैसे अभी हम लोग को मालूम, मैंने बोला कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का आप सारा क्वेश्चन लगा लो, तो आप क्या जाओगे? अच्छा देखोगे, अच्छा ये लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, लेकिन क्या आपको इंडेक्स पेज, ये कैसा पेज है? इंडेक्स पेज है। तो क्या आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सारा जानकारी इस पेज पे मिला? आप बोलोगे नहीं सर, इस पेज पे नहीं मिला। तो कहाँ पे मिलेगा?
तो जब आप पेज नंबर 65 पे जाओगे तो आपको इंडेक्स पेज का हर मतलब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में एक एक जानकारी मिल जाएगा। तो इससे हमको एक बात पता चल गया कि जो आपका इंडेक्स है, जो क्या है दोस्तों, जो आपका इंडेक्स है ये बस एक तरह से आपको क्या करता ये एक तरह से बस आपको क्या करता है, तो ये एक तरह से बस आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में हेल्प करता है। क्या करता है, बस आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में हेल्प करता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सूचना, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान लीजिए। तो वही मैं लिखता हूँ कि जो आपका इंडेक्सिंग होता है, जो आपका इंडेक्सिंग होता है, ये बस आपको क्या करता है, बस ये आपको ये बताता है कि कौन से पेज पे वो सूचना, कौन से पेज पे वो इन्फॉर्मेशन क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। आप बोलोगे हाँ सर ये बात समझ गए। फिर आपसे पूछता है कि जो आपका इंडेक्सिंग होता है, जो आपका इंडेक्सिंग होता है, क्या इसके अंदर कोई सूचना भी अवेलेबल होता है, क्या इसके अंदर कोई सूचना भी अवेलेबल होता है, तो क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर उसके अंदर कोई भी सूचना नहीं होता है, उसके अंदर बस पेज नंबर होता है कि ये पेज पे आपको ये जानकारी प्राप्त होगा। फिर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ये इंडेक्सिंग होता है ये कौन कौन लोग यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कि जो आपका इंडेक्सिंग होता है इसका यूज विद्यार्थी करते हैं, यानी स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स करते हैं, जो आपके रिसर्चर यानी जो आपके शोध करने वाले व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो करते हैं। ठीक है, और जो भी आपका किताब पढ़ने में जो जिज्ञासु लोग होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, और भी लोग यूज करते हैं। लेकिन मुख्यतः स्टूडेंट, रिसर्चर, साइंटिस्ट और जिज्ञासु व्यक्ति क्या करते हैं, आपका इंडेक्सिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं, ताकि उनका क्या हो, उनका समय बच पाए और उनको जो भी सूचना चाहिए वो डायरेक्ट उस पेज तक पहुंच पाए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपसे मान लो अगर यहीं से पूछ दे कि बताओ जो तुम्हारा इंडेक्सिंग है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इंडेक्सिंग को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रमणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुक्रमणिका बोलते हैं। इंग्लिश के कौन से भाषा से आया है, तो आप लोग बोलोगे लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में कौन सा शब्द, इंडिकेट। कौन सा शब्द, इंडिकेट। और इंडिकेट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे संकेत देना या निर्देश देना ही आपका इसका मतलब होता है। तो आप समझ गए होगे। देखो दोस्तों, जो आपका इंडेक्स होता है ना, जो आपका इंडेक्स होता है ये क्या करता है, तो इंडेक्स जो होता है आपको एक तरह से सूचना प्रदान करने का काम करता है कि जो आप पढ़ना चाह रहे हो, जो आप आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हो वो कौन से पेज है, जो आप आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हो वो कौन से पेज पे है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका इंडेक्सिंग होता है ना, जो आपका इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग करने के लिए आप लोग नंबर का भी यूज कर सकते हो, साथ में आप अल्फ़ाबेट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपका इंडेक्सिंग होता है तो जैसे रहता है ना 1 से 10 नंबर पेज, 10 से 12 नंबर पेज, तो आप नंबर का भी यूज कर सकते हो और साथ में आप अल्फ़ाबेट का भी यूज कर सकते हो, ए से बी, सी से डी, यानी जो आपका वर्णाक्रम होता है उसके अनुसार भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, सूची बना सकते हो, और साथ में आप नंबर बेस जो चलते आ रहा है उसको भी आप कर सकते हो। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। जो आपका इंडेक्सिंग होता है ना ये आपको बताता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से पेज पे है, कौन से पार्ट में है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। जो आपका इंडेक्सिंग होता है वो एक तरह का आपका एक खोजने का उपकरण है। जो आपका इंडेक्सिंग होता है वो क्या है, एक तरह का आपका खोजने का उपकरण है। अगर कोई भी सूचना छिपा हुआ है तो आप इंडेक्सिंग के माध्यम से क्या कर सकते हो, ईजिली अपना समय वेस्ट किए बिना समय वेस्ट किए हुए उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, खोज सकते हो। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जो आपका इंडेक्सिंग होता है ये कैसा उपकरण है, इंडेक्सिंग कैसा टूल है। तो जो आपका इंडेक्सिंग है एक तरह का सर्चिंग टूल है, एक तरह का कैसा टूल है, तो आपका एक तरह का सर्चिंग टूल है। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि जो आपका इंडेक्सिंग है ये किस टाइप का टूल है, तो आप बोलोगे सर जो आपका इंडेक्सिंग होता है ये आपका एक तरह का सर्चिंग टूल है। ठीक है, उसके बाद और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में समझेंगे। लेकिन क्यों इन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, ताकि हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। ठीक है, जो आपका इंडेक्सिंग होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो अभी का जो आपका वर्तमान में जो अभी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें क्या है, बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है। वर्तमान में आपका इतना सारा जानकारी है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी जानकारी को सही समय पर हमको वो जानकारी मिल जाए, सही समय पर वो जानकारी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो क्या होता है, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसी वजह से मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें ये क्या है, हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सूचना का क्या है, भंडार है। लेकिन अगर हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होगा तो इस सूचना के भंडार में से हम कैसे चीज़ों को खोज पाएंगे। तो इसी सूचना के भंडार में से जो
जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए उसको निकालने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। किसको करते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। अगर इंडेक्सिंग नहीं हो, अगर हमारा अनुक्रमणीकरण ना हो, तो अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हम लोग के लिए एक तरह का बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इंडेक्सिंग की वजह से हम किसी भी सूचना को सूचना भंडार से क्या कर सकते हैं, ईजिली खोज सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। जो आपका अनुक्रमणिका है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने में, उसका पेज संख्या बताने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि अनुक्रमणीकरण जो है ये कौन से भाषा से आया है। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमारा अनुक्रमणिका का डेफिनेशन क्या देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में याद रखिए। बहुत बार जैसे मैंने अभी आपको बताया ये चीज़ अनुक्रमणिका होता है, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार जो अनुक्रमणिका है, जो आपका इंडेक्सिंग सर्विसेज है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। पूछ देगा बताओ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसार जो इंडेक्सिंग है, जो आपका अनुक्रमणिका है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, तो आपको बताना होगा। तो 3 ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका अनुक्रमणिका का क्या दिया है, तो आपका डेफिनेशन दिया है, तो उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए पहला इंस्टीट्यूशन जो आपका इंडेक्सिंग यानी अनुक्रमणिका का आपका दिया है डेफिनेशन, वो कौन है, तो वो है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये इंग्लिश में भी सेम है और आपका हिंदी में भी सेम है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका क्या डेफिनेशन दिया है आपका इंडेक्सिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंडेक्सिंग होता है, ये क्या होता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, मान के चलो ये क्या है, आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को जब आप लोग सीक्वेंसली क्या कर देते हो, अरेंज कर देते हो। जब आप इस सब्जेक्ट को क्या करते हो, सीक्वेंसली अरेंज कर देते हो और उस अरेंज के फॉर्मेट का पेज नंबर, उसका सारा इन्फॉर्मेशन किसी एक पेज पे लिख देते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग अनुक्रमणिका बोल देते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। यानी सबसे पहले तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उस पर पेज नंबर वगैरह लिखो और उसके बाद एक पेज तैयार करो। उस पेज पे पेज बाय पेज ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक, ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक, उसको लिख दो। इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने यही डेफिनेशन दिया था। इनका डेफिनेशन ये था कि किसी भी अध्ययन सामग्री के मूल पाठ को, विषय वस्तु की प्रविष्टियों को श्रृंखला युक्त, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थापित करने को ही हम लोग अनुक्रमणिका की संज्ञा देते हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि द अरेंजमेंट ऑफ द इंटायर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ एनी मटेरियल इन सिक्वेंशियल वेल ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड इंडेक्स। इनके अकॉर्डिंग यही था। सीधे शब्दों में समझो कि जो भी आपका विषय है, जो भी विषय है, उस विषय को क्या करोगे आप, एक सीक्वेंशियल, एक व्यवस्थित क्रम में जब आप सजा देते हो, उसके ऊपर पेज वगैरह लिख देते हो और फिर आप एक इंडेक्स तैयार करते हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडेक्सिंग बोलते हैं। यानी सबसे पहले क्या करो, जो भी आपका विषय है उसको सीक्वेंस में अरेंज करो, टॉपिक वाइज अरेंज करो, फिर आप पेज नंबर वगैरह डालो और फिर क्या करो, लिख दो इंडेक्स में कि ये आपका ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इस पेज पे है, तो ताकि किसी भी यूजर को क्या हो, ढूंढने में दिक्कत ना हो। फिर आपका एक दूसरा व्यक्ति और आता है जिसका नाम क्या है, ये है आपका द लाइब्रेरियंस ग्लोसरी। ये क्या है आपका, द लाइब्रेरियन ग्लोसरी। आपसे अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइब्रेरियन ग्लोसरी के अनुसार जो आपका इंडेक्स होता है ये क्या होता है, तो आप लोग बोल देना लाइब्रेरियन ग्लोसरी के अकॉर्डिंग जो आपका इंडेक्सिंग होता है ये क्या है, एक तरह का आर्ट है। ये क्या है, एक तरह का आर्ट है सूचना को व्यवस्थित करने का। इन्होंने यही बात बोला था कि जो आपका सूचना है उसको जब आप संकलन करते हो और वो उसको एक अरेंज करते हो, तो ये क्या है, एक तरह का कला है। यानी जो आपका इंडेक्सिंग है ये क्या है, ये आर्ट ऑफ कंपाइलिंग है। ये क्या है आपका आर्ट ऑफ कंपाइलिंग, यानी जो भी आपका सूचना है उसको आप कंपाइल करके एक व्यवस्था क्रम के अनुसार एक इंडेक्स बना रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग जो आपका सूचना है उसका जब आप संकलन करते हो तो ये क्या है, एक तरह का कला है और इसी कला को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमणीकरण बोलते हैं। जो आपका सूचना है वो क्या है, एक तरह का कला है और इस कला को जब आप संकलन करते हो तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडेक्सिंग बोल देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगा। और आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा कि किसने ये बात बोला था कि आर्ट ऑफ कंपाइलिंग जो है वो इंडेक्स का परिभाषा है, तो आप बोलोगे लाइब्रेरियन ग्लोसरी ने बोला था। किसने बोला था, लाइब्रेरियन ग्लोसरी ने ये चीज़ बोला था, ठीक है।
फिर देखिए आपका आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसार जो आपका इंडेक्सिंग है ये किस टाइप का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यही होता है कि जो भी आपका इंडेक्सिंग है, जो भी क्या है आपका इंडेक्सिंग है, इसके अंदर जो भी आइडियाज़ है या जो भी आपका डायरेक्टरी है, जो भी आपका टर्म यूज़ हुआ है वो भी कैसे होगा, तो वो भी आपका एक तरह से क्लासीफाइड फॉर्म में होगा, अरेंज फॉर्म में होगा। ये बात किसने बोला था, तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ने बोला था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि जो आपका इंडेक्सिंग सोर्स है, जो आपका इंडेक्सिंग है, जो आपका इंडेक्सिंग का जो स्रोत है उसमें महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन सा है, कौन कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका इंडेक्सिंग को क्या करती है, पब्लिश करती है। तो उसके बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों जितना भी बात मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। देखो लिखा हुआ है ना कि आपका लैटिन भाषा से कौन कौन सा वर्ड वगैरह बना है, तो हर एक चीज़ को मैं आपको लिख दिया हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ किस चीज़ के बारे में, तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण अनुक्रमणिका के जो स्रोत हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक पेज को ऐड कर लेता हूँ। तो देखो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इम्पॉर्टेंट, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग सोर्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग सोर्स कौन कौन से हैं, आपको ये चीज़ बताना है। और ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, महत्वपूर्ण अनुक्रमणीकरण स्रोत। ठीक है, देखो जो आपका सबसे पहला स्रोत है वो कौन सा है आपका, वो है आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स। आपका क्या है ये, ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स, ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स। टोटल 8 है, उसी को अगर आप याद कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर यही पूछेगा कि बताओ जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है ये क्या है। तो आप बोलोगे ये एक तरह का अनुक्रमणीकरण का स्रोत है, यानी इंडेक्सिंग का सोर्स है। आपसे पूछेगा ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स क्या है, तो आप लोग बोलोगे ये एक तरह का इंडेक्सिंग का सोर्स है, अनुक्रमणीकरण का क्या है, एक तरह का स्रोत है। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है इसको कौन बनाया, इसको कौन बनाया, तो आप लोग बोलोगे ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स को LA ने बनाया, यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बनाया। किसने बनाया, लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसको बनाया। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है इसको कहाँ बनाया गया, तो आप लोग बोलोगे कि इसको लंदन में बनाया गया। इसको कहाँ पे बनाया गया, लंदन में इसको बनाया गया। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आप बोलोगे हाँ सर इसको हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। पूछा जाएगा कि जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, तो आप लोग बोल देना इसका पहली बार प्रकाशन 1962 में हुआ था। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इसका प्रकाशन कौन से भाषा में हुआ था, तो आप लोग बोल देना इसका जो भाषा था वो आपका इंग्लिश था। वो क्या था, आपका इंग्लिश था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये साल में कितनी बार आता था, तो साल में आपका क्वार्टरली आता था। कितनी बार आता था, क्वार्टरली, यानी 3 महीने पे एक बार, यानी 3 महीने पे एक बार। और साल में कितनी बार, तो 4 बार। ठीक है, साल में कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स क्या है, तो ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स जो है ये आपका एक इंडेक्सिंग का सोर्स है, यानी अनुक्रमणीकरण का एक तरह का स्रोत है। जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसका बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम किया था उसका नाम था लाइब्रेरी एसोसिएशन। और ये कहाँ पे है आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स, तो ये आपका लंदन में है। कब इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वार्टरली आता है। ठीक है, और ये कौन से लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। ये लोग जो है एक तरह से एक और चीज़ लॉन्च किए थे जिसको हम लोग BHI प्लस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BHI प्लस। इस BHI प्लस का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने CD-ROM के जरिए, इन्होंने किस चीज़ के जरिए, CD-ROM के जरिए इन्होंने एक संस्करण जारी किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BHI प्लस बोलते हैं। जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग BHI प्लस बोलते हैं। BHI का फुल फॉर्म क्या हो गया, ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि इसका जो संस्करण जारी किया गया था वो CD-ROM के जरिए जारी किया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो आपका BHI प्लस संस्करण है वो कैसे जारी किया गया था, तो आप लोग बोल देना इसको CD-ROM के जरिए जारी किया गया था। BHI प्लस को कैसे जारी किया गया था, तो BHI प्लस को CD-ROM के जरिए जारी किया गया था। जो आपका ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स है ये क्या है, तो एक तरह का आपका अनुक्रमणीकरण का एक तरह का स्रोत है। इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, कौन से इंस्टीट्यूशन का था, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन। कहाँ पे है, लंदन में है। ये
साल में 4 बार आता है, यानी 3 महीने पे 1 बार आता है। इसका भाषा क्या है? इंग्लिश। इसका भाषा क्या है? आपका इंग्लिश है, इस बात को याद रखिएगा। और BHI प्लस जो है ये आपका CD-ROM संस्करण में भी क्या हुआ था? आपका जारी हुआ था। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट का बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट है दोस्तों, ये कौन सा है आपका? इसको हम लोग बोलते हैं रीडर्स टू गाइड। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर। ये हिंदी में भी सेम है, आपका इंग्लिश में भी सेम है। आपसे पूछेगा रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर क्या है, तो आप लोग बोल देना ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग सोर्स है। ये भी आपका क्या है? एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग सोर्स है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि जो आपका रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर है, ठीक है, इसका पहला प्रकाशन कौन किया था? इसका पहला प्रकाशन कौन किया था? तो आप लोग बोल देना कि जो आपका रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर, इसका पहला प्रकाशन एच डब्ल्यू विल्सन ने किया था। किसने किया था? एच.डब्ल्यू. विल्सन ने किया था। इस बात को याद रखना, ठीक है। जो आपका एच.डब्ल्यू. विल्सन है वही रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर का क्या है? प्रकाशन करने के लिए जाने जाते हैं। इसका ना पहले अनियमित प्रकाशन आता था। इसका पहले क्या आता था? अनियमित प्रकाशन आता था 1890 में। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1901 से इसका रेगुलर प्रकाशन आने लगा। यानी पहले 1890 में टाइमली कोई भी प्रकाशन नहीं आता था, लेकिन 1901 से इसका प्रकाशन क्या आने लगा? टाइमली आने लगा। और अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? तो ये भी आपका 3 महीने में 1 बार आता है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? आपका क्वार्टरली हो गया। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपका जो अभी था ना, अभी इंपॉर्टेंट जो एक और अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स। वो भी क्या था? आपका क्वार्टरली था, 3 महीने में 1 बार। उसी टाइप से आपका रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर भी क्या है? आपका 3 महीने में 1 बार आएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेना। एच.डब्ल्यू. विल्सन जो है वो आपका क्या किए थे? इसके पहले प्रकाशन में थे, ठीक है। वर्तमान प्रकाशन कौन कर रहा है? तो वर्तमान प्रकाशन जो है वो आपका इविस्को कर रहा है। कौन कर रहा है? इविस्को जो है वो आपका वर्तमान प्रकाशन कर रहा है। ये आपका क्वार्टरली आता है, ठीक है। 1890 में ये अनियमित प्रकाशन हो रहा था और आपका 1901 से इसका नियमित प्रकाशन होने लगा। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर है, क्या इसका ऑनलाइन संस्करण भी अवेलेबल है? तो आप बोलोगे हाँ, इसका 2 ऑनलाइन संस्करण अवेलेबल है। जो आपका रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर है, इसका 2 ऑनलाइन संस्करण अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है? 2 ऑनलाइन संस्करण अवेलेबल है। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन कितना है? तो 2 अवेलेबल है, ठीक है। अनियमित प्रकाशन 1890, नियमित प्रकाशन 1901, ठीक है। पहला प्रकाशन एच.डब्ल्यू. विल्सन। वर्तमान प्रकाशन किसके पास है? इविस्को के द्वारा है। और आवृत्ति मतलब साल में कितनी बार आता है? तो साल में आपका ये क्वार्टरली आता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो आपका इंडेक्सिंग का सोर्स है वो है आपका न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स। क्या है आपका? न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स। न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स। अगर हम लोग न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसका जो प्रकाशन है ये कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स का जो आपका पब्लिकेशन है, वो प्रकाशन है, वो कब हुआ था? 1970 में, ठीक है। और अगर हम लोग इसको 2 भाग में बांटे तो 2 भाग में इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं? तो इसको हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स बांट सकते हैं और एक हम लोग न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स बांट सकते हैं। यानी इसका 2 संस्करण आता है, एक तो आपका मासिक होता है और एक आपका वार्षिक होता है। जो आपका न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स है, इसका 2 संस्करण आता है। कितना संस्करण आता है? आपका 2 आता है। एक तो आपका मंथली होता है, एक तो क्या होता है? आपका मंथली होता है, और एक आपका क्या होता है? ईयरली होता है। तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि न्यूयॉर्क टाइम इंडेक्स जो है ये कितने बार आता है, तो आप लोग बोल देना 2 बार आता है। एक बार तो मंथली आता है और एक बार आपका ईयरली आता है। एक बार क्या आता है? आपका ईयरली आता है, ठीक है। चौथा नंबर का अगर हम लोग बात करें तो चौथा नंबर जो है ये आपका है साइंस काइटेशन इंडेक्स। ये क्या है? आपका SCI। SCI का फुल फॉर्म होता है साइंस काइटेशन इंडेक्स। क्या होता है आपका? साइंस काइटेशन इंडेक्स। साइंस काइटेशन इंडेक्स, ठीक है। साइंस काइटेशन इंडेक्स, ये भी आपका इंडेक्सिंग सोर्स की दुनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइंस काइटेशन इंडेक्स। और ये किस क्षेत्र में काम करता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। विज्ञान के क्षेत्र में जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, जितना भी अचीवमेंट होगा, उसके लिए कौन काम करता है? तो साइंस काइटेशन इंडेक्स ही इसके लिए काम करता है। इसका भी आपका प्रकाशन 1961 में पहली बार किया गया था और ये भी क्या है आपका? इसका भी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में सब में क्वार्टरली याद करके रख
रखना। और इसका प्रकाशक कौन है, तो इसका जो प्रकाशन है वो है आपका इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, इस बात को भी ध्यान रखना। तो जो आपका साइंस काइटेशन इंडेक्स है इसको जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइटेशन इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स और आपका प्री मैच्योर इंडेक्स, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका साइंस क्राइटेरियन इंडेक्स है इसका पहली बार प्रकाशन कब किया गया था, 1961 में किया गया था, ठीक है। ये आपका मंथली आता है या त्रैमासिक आता है, तो ये आपका क्वार्टरली आता है, ठीक है। प्रकाशन कौन है, तो आपका इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। साइंस काइटेशन इंडेक्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट में, काइटेशन इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स और आपका प्री मैच्योर इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आपका SCI है, जो आपका साइंस काइटेशन इंडेक्सिंग है, ठीक है, इसके नाम से जो आपका साइंस काइटेशन इंडेक्स है इसके SCI सर्च के नाम से साइंस काइटेशन इंडेक्स का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी जारी किया जाता है, ठीक है। SCI सर्च के नाम से आपका जो आपका क्या है, जो आपका SCI है यानी साइंस काइटेशन इंडेक्स है, ये क्या करती है, SCI साइंस सर्च के नाम से क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी जारी करती है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका SCI सर्च है ये क्या है, तो आप लोग बोल दोगे साइंस काइटेशन इंडेक्स। साइंस काइटेशन इंडेक्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया जाता है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, SCI सर्च बोलते हैं, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, SCI सर्च बोलते हैं। 5वें नंबर पे आ जाता है आपका इंडेक्स मेडिकस। क्या आ जाता है आपका इंडेक्स मेडिकस। देखो इंडेक्स मेडिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका बायोमेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है। जो आपका इंडेक्स मेडिकस है, जो आपका इंडेक्स मेडिकस है, ये आपका बायो के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम किया है, ठीक है। इन्होंने बायोमेडिसिन के ऊपर क्या किया है, इन्होंने बायोमेडिसिन के ऊपर आपका जो लिटरेचर होता है उसकी ग्रंथ सूची भी तैयार की है, ठीक है। जो आपका इंडेक्स मेडिकस है ये आपका बायोमेडिसिन के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। बायोमेडिसिन के क्षेत्र में आपका जो ग्रंथ है उसका सूची भी बनाने का इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये आपको जो इंडेक्स मेडिकस है ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और आपका मुद्रित फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसके पास अवेलेबल है। जो आपका इंडेक्स मेडिकस है इन्होंने एक ऑनलाइन संस्करण जारी किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडलाइन। और इन्होंने इसको कब जारी किया था, तो 1971 में इसको जारी किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। जो आपका इंडेक्स मेडिकस है ये कहाँ पे है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। कहाँ पे है आपका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि कहाँ पे आपका अमेरिका में है। इस बात को ध्यान रखना। इंडेक्स मेडिकस क्या है, तो ये आपका एक बायोमेडिसिन के क्षेत्र में विश्व की बड़ी इंडेक्सिंग सर्विसेज है। इंडेक्स मेडिकस जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा है, ठीक है। ये बायोमेडिसिन के क्षेत्र पे काम करता है। बायोमेडिसिन साहित्य की ग्रंथ सूची, जो आपका बायोमेडिसिन है वो क्या है, हमारे साहित्य की एक तरह का ग्रंथ सूची है। इंडेक्स मेडिकस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, ठीक है। इसका शुरुआत ऑनलाइन संस्करण हम लोग 1971 में तैयार किया था, ठीक है। और इसका प्रकाशक जो है वो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, जो कि कहाँ पे आपका अमेरिका में है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जो आपका इंडेक्स मेडिकस है इसका लास्ट प्रकाशन जो है वो कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 2004 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आता है आपका इंजीनियरिंग इंडेक्स। फिर कब क्या आता है आपका इंजीनियरिंग इंडेक्स। अगर हम लोग इंजीनियरिंग इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसका ऑनलाइन संस्करण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडेक्स, ठीक है, कॉम्पेंडेक्स। अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछे कि इंजीनियरिंग इंडेक्स का प्रकाशन कब हुआ था, तो इंजीनियरिंग इंडेक्स का जो प्रकाशन था वो आपका 1985 में हुआ था। इसका जो ऑनलाइन संस्करण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पेंडेक्स बोलते हैं। कॉम्पेंडेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम से होता है आपका कंप्यूटराइज। कॉम से क्या होता है आपका कंप्यूटराइज, ठीक है। ई से होता है आपका इंजीनियरिंग और आई से होता है आपका इंडेक्स। आई से क्या होता है आपका इंडेक्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग इंडेक्स का प्रकाशन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। ये इसका ऑनलाइन संस्करण को हम लोग कॉम्पेंडेक्स बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स, ठीक है। फिर अगर हम लोग 7वां बात करें, क्योंकि मैंने क्या बोला टोटल 8 या 9 है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। 7वां जो होता है ये होता है आपका जूलॉजिकल इंडेक्स। क्या होता है आपका 7वां, ये आपका होता है जूलॉजिकल इंडेक्स। ये आपका विश्व का सबसे पुरानी सेवा है, ठीक है, जिसका शुरुआत किसने किया था, याद रखना। जो आपका जूलॉजिकल इंडेक्स है इसका शुरुआत किए थे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन
जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड ब्रिटिश म्यूजियम। ठीक है, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि जो आपका जूलॉजिकल इंडेक्स है इसका शुरुआत किसने किया था, तो जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन व ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ये विश्व का सबसे पुरानी सेवा है। इसका प्रकाशन 1864 में हुआ था। इसका प्रकाशन 1864 में हुआ था। इसका ऑनलाइन संस्करण भी आता है जिसको हम लोग जूलॉजिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन के नाम से जानते हैं, इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसी का प्रकाशन 2004 में जूलॉजिकल प्रकाशन के नाम से हुआ था, जिसको प्रकाशन किसने किया था, तो थॉमस रेंटर ने किया था। किसने किया था, थॉमस रेंटर ने। ठीक है, फिर आपका आता है 8वें नंबर पे सोशल साइंस काइटेशन इंडेक्स। जो आपका सोशल साइंस काइटेशन इंडेक्स है इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। ठीक है, और इसको प्रकाशक करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक फॉर्मेशन। फिर आपका आता है 9 पे इंडेक्स ट्रांसलेशन। अगर हम लोग इंडेक्स ट्रांसलेशन का बात करें तो ये इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। ठीक है, और ये आपका वार्षिक आता है। ये कैसे आता है, आपका ईयरली में आता है। ये कैसे आता है, आपका ईयरली में आता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका इंडेक्स ट्रांसलेशन है ये आपका मंथली आता है, मंथली आता है, ईयरली आता है या क्वार्टरली आता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये आपका वार्षिक यानी ईयरली आता है। ये कैसा आता है, आपका ईयरली आता है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए नोट्स पे आपका हर एक चीज़ को मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले किस में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स पे। ब्रिटिश ह्यूमैनिटी इंडेक्स का जो प्रकाशन है वो पहली बार 1962 में हुआ था। किसने किया, लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। कहाँ पे है, तो लंदन में। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका क्वार्टरली है। वर्तमान में प्रकाशन कौन है, तो प्रोकोस्ट है। और भाषा कौन सा है, आपका इंग्लिश है। इन्होंने ही क्या किया है, BHI+ लॉन्च किया है, जो कि आपका CD-ROM के संस्करण में है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं रीडर गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर। ठीक है, इसका जो नियमित प्रकाशन स्टार्ट हुआ 1901 से हुआ। पहले आपका 1890 तक जो था ये आपका अनियमित प्रकाशन था। ठीक है, इसका पहला प्रकाशन HW हेल्सन और वर्तमान प्रकाशन एबिस्को। और इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति जो है ये आपकी मासिक है। इसकी आवृत्ति क्या है, तो इसकी आवृत्ति जो है आपकी मासिक है। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसकी आवृत्ति कैसी है, तो इसकी आवृत्ति जो है वो आपकी मासिक है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम लोग बात कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है 1970 में आया था। ये कितने टाइम में आया था, न्यूयॉर्क टाइम आपका 1970 में आया था। और इसका 2 पार्ट है, एक तो आपका ईयरली आता है और एक आपका मंथली आता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। साइंस काइटेशन इंडेक्स जो है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ उपयोग किया जाता है जो कि काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, इसका 3 टाइप होता है, काइटेशन, सोर्स और आपका प्रीमेच्योर इंडेक्स। ठीक है, इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। आवृत्ति जो है ये आपका क्वार्टरली है। प्रकाशक कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आपका इंडेक्स मेडिकस है, ये आपका बायोमेडिसिन के फील्ड के तौर पर काम करता है। बायोमेडिसिन साहित्य की ग्रंथ सूची तैयार करता है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फेज में काम करता है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जो प्रकाशक है वो कौन है, तो आपका अमेरिका है। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी टाइप से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट जरूर कर देंगे। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे होता है ना जिसमें समझाने के लिए कुछ नहीं होता है। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो। नोट्स के लिए आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। ठीक है।